Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear student, today we will discuss about that of deformities of skeleton. यानी स्केलेटन के अंदर डिफॉर्मेशन कैसे होगी और उनके पीछे क्या काजेज है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि सम मेजर फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर एज फॉलोअर्स। अब ये तो कुछ मेजर फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम के, फिर उसके साथ साथ ये इसको डिफॉर्मेशन में जो डिफॉर्मेशन होती है किन काजेज की वजह से होती है वो ये है। देखें, ह्यूमन स्केलेटन सपोर्ट एंड अपराइट। अब ह्यूमन स्केलेटन क्या करता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ बॉडी को अपराइट रखता है, यानी सीधा रखता है। समटाइम्स आवर स्केलेटल सिस्टम बिकम्स वीक। बाज़ औक़ात हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और उसके रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट इन डिफॉर्मेशंस। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या है, चेंज आ जाएगी, बेंट हो सकता है। इसके पीछे क्या काजेज हैं, द काजेज ऑफ द डिफॉर्मेशन आर वेरिएबल। अब ये जो काजेज है डिफॉर्मेशन की, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, ये काजेज लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन है जेनेटिक काजेज, हार्मोनल काजेज, थर्ड वन है न्यूट्रिशनल काजेज। ये मेन काजेज हैं जो क्या करती हैं कि डिफॉर्मेशन करती हैं ह्यूमन स्केलेटन की। इनको हम सीक्वेंस और स्टेप वाइज से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक काजेज, यानी जेनेटिक काजेज जीन बेसिक काजेज होंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्लेफ्ट पैलेट, यानी जो हमारा पैलेट है, तालू है, वो उसके अंदर कट आ जाता है, ठीक है, कट आ जाता है, या उसके साथ साथ ये क्या है कि किसी चीज के साथ अटैच हो जाता है। देखिए, एक कंडीशन इन विच पैलेटाइन प्रोसेसेस, एक कंडीशन है इसके अंदर पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोल। अब इस प्रोसेस में मैक्सिला और उसके साथ साथ पैलेटाइन बोन जो है फेल टू फ्यूज। अब वो क्या फेल हो जाती है कि वो फ्यूज नहीं हो पाती। अब ये कंडीशन है क्लेफ्ट पैलेट की। इसमें पैलेटाइन प्रोसेस ऐसे होता है कि इसमें मैक्सिला और पैलेटाइन बोन जो है वो क्या है, फ्यूज नहीं हो पाती। जब फ्यूज नहीं हो पाती तो उसका रिजल्ट क्या होता है, देखें, द परसिस्टेंट ओपनिंग बिटवीन द ओरल एंड नेजल कैविटी। अब इसकी वजह से परसिस्टेंट यानी मसलसल ओपनिंग रहती है किसमें, ओरल और उसके साथ साथ नेजल कैविटी में। अब इंटरफेयर विद सकिंग। अब इसमें क्या है कि हम कोई चीज को जब सक करते हैं उसमें मुदाखलत होती है, यानी किसी चीज को जब कोई चीज सक करने में आसानी नहीं होती, उसमें क्या है कि डिफिकल्टी प्रोड्यूस होती है, यानी इंटरफेयर होती है। तब होती है जब क्या है, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन फेल टू फ्यूज हो जाए, ठीक है। अब इट कैन लीड टू इनहेलेशन ऑफ फूड इनटू द लंग्स। अब इसका मतलब ये अब ओपनिंग तो हो चुकी है, ठीक है, ये फेल हो चुके हैं और ओपनिंग रह चुकी है किसमें, ओरल और नेजल कैविटी के अंदर। तो तब जाके जो खुराक के पार्टिकल हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, लंग्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी इसमें यानी ट्रेकिया और एसोफेगस जो सेपरेट करते हैं, एसोफेगस में खुराक के पार्टिकल नहीं जाएंगे, वो किसके अंदर आ जाएंगे, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद वो लंग्स के पास आ जाएंगे। अब लंग्स वाली साइड्स पे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, काजिंग एस्पायरेशन निमोनिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि निमोनिया काज हो सकता है, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट की वजह से। अब उसके साथ साथ माइक्रोसिफेली। अब माइक्रोसिफेली के अंदर जो स्मॉल साइज स्कल हो जाता है, ठीक है, ये भी एक जेनेटिक डिफेक्ट है। ये क्लेफ्ट पैलेट ये भी क्या था, एक जेनेटिक डिफेक्ट है। माइक्रोसिफेली भी क्या है कि द स्मॉल साइज स्कल इज काज्ड बाय द सम जेनेटिक डिफेक्ट। अब स्मॉल साइज स्कल होता है, ये किसकी वजह से होता है कि कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब यानी स्मॉल साइज स्कल होगा जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, उसको क्या कहेंगे, माइक्रोसिफेली। अब आर्थराइटिस, आर्थराइटिस कवर्स ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज। अब आर्थराइटिस के अंदर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी यानी सोजन की और उसके साथ साथ डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, यानी जिसमें एक बोन दूसरी बोन के साथ खत्म हो रही हो, डीजेनरेट यानी खत्म हो रही हो, ब्रेक हो रही है, वो उसको हम क्या कहेंगे, डीजेनरेटिव डिजीजेज दैट डैमेज द जॉइंट्स। अब इसमें इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज ये दोनों क्या कर रही हैं कि जॉइंट को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके अंदर है, आर्थराइटिस के अंदर। लेकिन आर्थराइटिस के अंदर 100 डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी, इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज की, ये डैमेज कर रही हैं जॉइंट्स को। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन क्रोनिक आर्थराइटिस। अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये मोस्ट कॉमन क्रोनिक आर्थराइटिस है।
यानी शदीद मोहलिक आर्थराइटिस है, विच इज डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज आल्सो कॉज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, डीजनरेटिव जॉइंट हो जाते हैं, यानी एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के साथ खत्म हो रहा है, रगड़ खा रहा होता है, यानी ब्रेक हो रहा होता है। तो ये भी किसका काज है, जेनेटिक डिफेक्ट का। आर्थराइटिस के अंदर डिफरेंट टाइप्स है, उसके अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस भी इसके अंदर आ जाती हैं। ये भी क्या है, ये भी क्या जेनेटिक डिफेक्ट है। अब नेक्स्ट वन है हार्मोनल काजेस। अब हार्मोनल काजेस के अंदर कौन सी डिजीज आती है, ओस्टियोप्रोसिस। ठीक है, osteoporosis is a group of disease in which bone resorption outpaces bone deposit। ठीक है, अब ओस्टियोमीन होता है बोन, प्रोसेस में होता है पोरस। ठीक है, बोन के अंदर जो पोरस आ चुके हैं। अब ये जो लाइन हमने पढ़ी है, देखें, इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज है इन विच बोन रिजॉर्प्शन आउटपेसेस बोन डिपॉजिट। अब इसका क्या मतलब है कि इसमें जो बोन न्यू बननी है वो उतनी नहीं बन पा रही जितनी के क्या है, बोन रिजॉर्ब हो रही है। ठीक है, रिजॉर्प्शन हो रही। कहने का मतलब ये है कि बोन ज्यादा खत्म हो रही है, लेकिन उसके बदले में जो न्यू बोन बननी है वो कम बन रही है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ओस्टियोप्रोसिस कहेंगे। यानी बोन के अंदर ज्यादा पोर बन रहे हैं, पोर बनने के साथ साथ उसकी ज्यादा रिजॉर्प्शन हो रही है, उसके बदले में उतनी बोन बन नहीं पाती। ठीक है, इन दिस केस बोन मास इज रिड्यूस्ड एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स रिमेन नॉर्मल। अब इस कंडीशन के अंदर बोन मास जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो क्या रिमेन नॉर्मल रहेगी। ठीक है, मैट्रिक्स की केमिकल कंपोजिशन रिमेन नॉर्मल रहेगी, लेकिन बोन मास जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब ओस्टियोप्रोसिस मोस्टली अकर्स इन एज्ड वुमन। अब ओस्टियोप्रोसिस मोस्टली किस में होती है, एज वुमन, यानी जो ओल्ड वुमन होती है, ज्यादा उम्र की औरतों में ओस्टियोप्रोसिस होगा, विच इज रिलेटेड टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। अब इसके अंदर क्या है कि इन औरतों के अंदर एस्ट्रोजन लेवल क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जब एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो किसका सबब बनेगा, ओस्टियोप्रोसिस का। ये क्या है, हार्मोनल काजेस है। अदर फैक्टर विच में कंट्रीब्यूट इंक्लूड, अब दूसरे फैक्टर भी है इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि है इनसुफिशिएंट एक्सरसाइज। इसमें क्या होगी, इनसुफिशिएंट जब एक्सरसाइज करेंगे तब भी ये हो सकती है, डाइट पुअर इन कैल्शियम। अब ओस्टियोप्रोसिस जब तब भी हो सकती है कि जो हम खुराक खा रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम क्या है, कम है, कैल्शियम एंड प्रोटीन कम है जो हम खुराक खा रहे हैं, स्मोकिंग एटसेट्रा। ये तमाम सबब बन सकते हैं, यानी इनसुफिशिएंट एक्सरसाइज, डाइट पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन और स्मोकिंग किसका सबब बनेंगे, ओस्टियोप्रोसिस का। अब इसका इलाज कैसे पॉसिबल है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है, ईआरटी की जाती है। ठीक है, ऑफर ऑफर द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्टियोप्रोटिक बोन फ्रैक्चर। अब इसके अंदर क्या है, ईआरटी की जाएगी तो वो ऑफर करेगी किसके अगेंस्ट, ओस्टियोप्रोटिक बोन फ्रैक्चर। यानी ओस्टियोप्रोटिक बोन फ्रैक्चर को क्या है, अलग कर दिया जाएगा नॉर्मल बोन के साथ। ठीक है, लेकिन उस बोन के अंदर क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल होगा। इस तरह इसकी थेरेपी की जाती है। ये था हार्मोनल काजेज, जिसमें एस्ट्रोजन की वजह से ओस्टियोप्रोसिस होता है। अब थर्ड वन है न्यूट्रिशनल काजेस। अब ओस्टियोमलेशिया, इसके अंदर ओस्टियोमलेशिया यानी सॉफ्ट बोन्स includes a number of disorder in which the bones receive inadequate minerals। अब ओस्टियोमलेशिया क्या है, इंक्लूड है कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स होंगे। वो डिसऑर्डर के अंदर क्या हो जाएंगे कि डिसऑर्डर कैसे पॉसिबल होंगे कि बोन के अंदर क्या नामुनासिब मिनरल्स डिपॉजिट होता रहेगा। जब नामुनासिब मिनरल इनएडिक्वेट मिनरल डिपॉजिट होता रहेगा तो उसकी वजह से बोन सॉफ्ट हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, ओस्टियोमलेशिया। इन दिस डिजीज कैल्शियम सॉल्ट्स आर नॉट डिपॉजिट। अब इस इन डिजीज के अंदर कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट नहीं होता। कैल्शियम क्या है, हड्डियों को सपोर्ट करता है, लेकिन कैल्शियम क्या है, डिपॉजिट नहीं होगा, बल्कि दूसरे मिनरल डिपॉजिट होते रहेंगे, एंड हेंस वन सॉफ्टन एंड वीकन। तो जिसकी वजह से वो हड्डी क्या हो जाएगी, वो बोन क्या हो जाएगी, इस डिजीज के अंदर क्या है, वो बोन्स क्या सॉफ्ट हो जाएगी, वीक हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस डिजीज के अंदर अब बोन्स के अंदर कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट नहीं होगा, बल्कि दूसरे क्या है, नामुनासिब मिनरल डिपॉजिट होंगे, जिसकी वजह से बोन सॉफ्ट और वीक हो जाएगी। वेट बेरिंग बोन्स ऑफ लेग्स एंड पेल्विस बेंड एंड डिफॉर्म। अब अगर इसमें क्या होगा कि वेट बेरिंग बोन्स ऑफ लेग्स, जो वेट को बेयर करती हैं लेग्स और पेल्विस,
अब लेग्स और पेल्विस क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे और उसके साथ साथ डिफॉर्म हो जाएंगे। अब लेग्स का भी आपको पता है, पेल्विस क्या है, ये पेक्टोरल गल्डे में है, हमने हिप की जगह पर देखा था। ये क्या है, यानी लेग्स और पेल्विस दोनों बेंट हो जाएंगे और उसके साथ साथ डिफॉर्म हो जाएंगे। द मेन सिम्टम इज द पेन व्हेन वेट इज पुट ऑन अफेक्टेड बोन। अब इसका मेन सिम्टम क्या है कि तब ये होती है न्यूट्रिशन यानी ऑस्टियोमलेशिया, जब हम क्या करते हैं कि द मेन सिम्टम इज द पेन इज द पेन व्हेन वेट इज पुट। अब इसका मेन सिम्टम क्या कि पेन उस जगह पर होगी जब हम उस के वेट उठाएंगे और उसके साथ साथ जो बोन्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे। अब अगर इसकी बात करें कि इसके सिम्टम में कि पेन, अब इसमें पेन ज़ाहिर होगी जब कोई भी हम वेट उठाएंगे, पेन ज़ाहिर होगी। वो जो वेट है वो अफेक्ट करेगा, वो पेन अफेक्ट करेगी किसके ऊपर, बोन्स के ऊपर। अब रिकेट्स इज एन अदर डिजीज इन चिल्ड्रन। अब इसके अंदर क्या होगा, बोव लेग्स एंड डिफॉर्म्ड पेल्विस। अब ये क्या है, रिकेट्स क्या है, एक और डिजीज है किसके अंदर के चिल्ड्रन के अंदर, इसके अंदर लेग्स क्या है, बोव्ड हो गई, झुक गई हैं और उसके साथ साथ पेल्विस की भी क्या हो चुका है, डिफॉर्म्ड हो चुका है। अब इसमें लेग्स और पेल्विस डिफॉर्म्ड हो चुका है, लेकिन ये डिजीज किसके अंदर है, चिल्ड्रन के अंदर। इट इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट और विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब ये किसकी वजह से होता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकट्स हो जाता है, यानी बच्चों के अंदर जो हड्डियां मुड़ जाती हैं। इट इज ट्रीटेड बाय द विटामिन डी। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा विटामिन डी के साथ, लेकिन वो विटामिन डी किस में होगा, फोर्टिफाइड मिल्क एंड एक्सपोजिंग स्किन टू सनलाइट। अब इसमें ऐसा मिल्क दिया जाएगा, फोर्टिफाइड मिल्क, ठीक है, ये आप दुकान वगैरह से भी खरीदते हैं, उसके अंदर विटामिन डी होगा और उसके साथ साथ उन बच्चों को क्या है, एक्सपोयर किया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा उनकी स्किन को किसके साथ, सनलाइट के साथ। सनलाइट से वो विटामिन डी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी में है कि डिस्क स्लिप। अब डिस्क स्लिप क्या है, एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज कशन लाइक, ठीक है, एक गद्दे की तरह होती है, ये प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। अब डिस्क स्लिप क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये कशन लाइक होगी, कशन लाइक पैड कंपोज्ड ऑफ एन इनर सेमी फ्लूइड न्यूक्लियस पल्पोसस। अब ये क्या है, कशन लाइक पैड है, लेकिन ये कंपोज किससे होगी, सेमी फ्लूइड न्यूक्लियस पल्पोसस से, ठीक है, ये इससे कंपोज हो रही है सेमी फ्लूइड न्यूक्लियस पल्पोसस से, विच एक्ट एज रबर बॉल। अब ये एक्ट करता है एज ए रबर बॉल टू गिव ए डिस्क इट्स इलास्टिसिटी। अब इसने इस डिस्क को क्या देनी है, इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, और उसके साथ साथ इसको कंप्रेस रखना है, एंड ए स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। अब इस डिस्क स्लिप के ऊपर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग होगा, उसको क्या कहेंगे, वो स्ट्रॉन्ग रिंग किसका होगा, फाइब्रो कार्टिलेज का, उसको क्या कहेंगे, एनुलस फाइब्रोसिस। द एनुलस फाइब्रोसिस होल्ड्स टुगेदर सक्सेसिव वर्टेब्रे। अब इस यानी एनुलस फाइब्रोसिस ने क्या करना है कि होल्ड टुगेदर रखना है किसको, सक्सेसिव वर्टेब्रे को, ठीक है। अब हमने कहा कि कशन पैड लाइक है, ये डिस्क कशन पैड लाइक है। अब ये कंपोज होती है, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहेंगे। अब इसने इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, लेकिन इसको आउटर रिंग ने कवर किया होगा, आउटर रिंग फाइब्रो कार्टिलेज का, उसको क्या कहेंगे, एनुलस फाइब्रोसिस। अब एनुलस फाइब्रोसिस ने क्या करना है, वर्टिब्री को वर्टिब्री को सक्सेसिव पोजीशन के अंदर रखना है, ठीक है, होल्ड टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्री, ठीक है, यानी वर्टिब्री को इसके साथ अटैच करते रहना है इन सक्सेसिव कंडीशंस के साथ। द डिस्क एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बर ड्यूरिंग, ठीक है। अब ये ड्यूरिंग डिफरेंट एक्सरसाइज हो सकती हैं, उसमें क्या काम करेंगे कि ये शॉक अब्जॉर्ब करेंगे। ये रनिंग में हो सकती है, यानी जंपिंग, रनिंग एंड टू लेसर एक्सटेंड बेंट लेटरली। अब जब हम रनिंग जंपिंग करते हैं तो उसके साथ साथ जब बेंट हो रहे होते हैं, ठीक है, उसके दरमियान ये डिस्क ने क्या काम करना है, शॉक अब्जॉर्ब करना है, यानी कोई भी क्या है झटका वगैरह उसको रिड्यूस करना है, ताकि जो है वर्टिब्रल कॉलम मेंटेन रहे। सिवियर और सडन फिजिकल ट्रोमा, ठीक है। अब सिवियर और सडन फिजिकल ट्रोमा हो सकती है, यानी चोट हो सकती है टू स्पाइन्स फॉर, अब टू स्पाइन। अब इसके अंदर सिवियर और सडन फिजिकल ट्रोमा क्या है, चोट आ सकती है किसमें, स्पाइन्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब इसको कैसे समझेंगे कि फॉर एग्जांपल बेंडिंग फॉरवर्ड व्हाइल लिफ्टिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट में रिजल्ट इन हेरिनेशन ऑफ वन और मोर डिस्क।
अब इसमें ये क्या होगा कि आपने बहुत ज्यादा क्या है वेट उठाया है, तो जिसकी वजह से क्या है बेंट हो चुकी है आपकी कवर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिस्क क्या है रिमूव हो जाएगी। उस डिस्क को क्या क्या कहेंगे, हेरिनेशन, हेरिनिएशन, ठीक है। देखें कि इसके अंदर होगा बेंडिंग फॉरवर्ड वाइल लिफ्टिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट। अब आपने उठाया हुआ हैवी ऑब्जेक्ट, तो आप बेंट हो चुके हैं फॉरवर्ड आगे की तरफ, ठीक है। मे रिजल्ट इन हर्निएशन ऑफ वन और मोर डिस्क। अब एक या दो डिस्क की क्या हो सकती है, हर्निएशन। अब हर्निएशन, हर्निएटेड डिस्क क्या है, कॉमनली नोन स्लिप्ड डिस्क, यानी एक या दो डिस्क क्या है अपनी जगह से क्या स्लिप हो चुकी हैं, इसको क्या कहेंगे, हर्निएटेड डिस्क, या हर्निएशन को क्या कहेंगे, स्लिप्ड डिस्क। यूजली इन्वॉल्व्स रप्चर्स ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस। अब इसका सबब क्या होगा कि रैप्चर हो जाएगा क्या, एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस फाइब्रोसिस यानी डिस्क के अंदर जो फ्लूइड है वो रैप्चर हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, फॉलोड बाय प्रोट्रूजन ऑफ स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब इसके अंदर न्यूक्लियस, अब ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, किस तरह, स्पॉन्जी न्यूक्लियस पल्पोसिस की तरह, ठीक है। अब ये जो डिस्क अपनी जगह से हट चुकी है, इसमें से क्या है कि वो फ्लूइड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका भी क्या है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर इफेक्ट होगा। अब देखें, इफ प्रोट्रूजन पासेस ऑन स्पाइनल कार्ड और ऑन स्पाइनल नर्व। अब ये जो प्रोट्रूजन जो फ्लूइड आ चुका है, ये अब पास अगर करेगा स्पाइनल कार्ड या स्पाइनल नर्व, एग्जिस्टिंग फ्रॉम स्पाइनल कार्ड, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट होगा किसके ऊपर, स्पाइनल कार्ड के ऊपर, जनरेट सीवियर पेन और इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ द दीज नर्वस स्ट्रक्चर। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो फ्लूइड निकला था वो एग्जिस्ट करेगा किसके ऊपर, कि स्पाइनल कार्ड के ऊपर, तो जिसकी वजह से ये क्या है, सीवियर पेन काज करेगा किस में, स्पाइनल कार्ड में, और उसके साथ साथ ये नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी खत्म कर सकता है। डिस्क स्लिप, अब अगर हम बात करें कि डिस्क स्लिप को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमने बातें की हैं इसके अंदर वो तमाम समराइज की हुई हैं। ये डिस्क स्लिप है, यानी कशन लाइक पैड है, ठीक है। ये वर्टिब्री है, ये डिस्क दीर्घ है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल है। ये देखिए डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। अब इसमें ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा जो कंप्रेस करता है और उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है। ये आउटर रिंग है एनुलस फाइब्रोसिस। जब एनुलस फाइब्रो ये एनुलस फाइब्रोसिस है, अगर आपने क्या है ज्यादा वेट उठाया है तो आप बेंट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से ये न्यूक्लियस पल्पोसिस एनुलस रिंग को क्या है, एनुलस रिंग रैप्चर हो जाएगा, न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर आ जाएगा। जब न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर आ जाएगा तो इसने इफेक्ट करना है नर्वस सिस्टम को, और उसके साथ साथ ये डिस्कॉर्ड भी कर सकता है, यानी डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है, डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये है डिस्क स्लिप, ठीक है, ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ये एनुलस फाइब्रोसिस है, लेकिन ठीक है, ये डिस्क है, ये क्या है, वर्टिब्री है, ये वर्टिब्रे, ये नर्व रूट है, ठीक है। ये नर्व रूट, इसके जब ये फ्लूइड आएगा नर्व रूट पे जाएगा तो नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, देखें, डिस्क स्लिप इज ट्रीटेड विद बेड रेस्ट। अब ये ट्रीट होती है कि इसके अंदर बेड रेस्ट लिया जाए, आराम लिया जाए, ट्रैक्शन, और उसके साथ साथ अब उस जगह को क्या है कि अच्छी तरह बांध दिया जाए, ट्रैक्शन के उसको खींच कर बांध दिया जाएगा, और उसके साथ साथ इसमें मेडिसिन ली जाए, वो मेडिसिन क्या हो, पेन किलर हो। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, ट्रैक्शन यानी बेड रेस्ट, ट्रैक्शन एंड पेन किलर। इन दिस फेल्स डिस्क में बी रिमूव। अब ये जो डिस्क रिमूव हो चुकी है ये सर्जिकली क्या है कि इसको सर्जिकली भी रिमूव कर दिया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकली भी पॉसिबल है कि जो herniated यानी डिस्क रिमूव हो चुकी है उसको नॉर्मल वन डिस्क के साथ क्या है रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। ये था डिस्क स्लिप। अब नेक्स्ट वन है स्पोंडाइलोसिस, ठीक है। अब स्पोंडाइलोसिस के अंदर क्या होगा, इट इज द डिजीज विच काजेस इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट। अब इसके अंदर इमोबिलिटी हो जाती है और उसके साथ साथ फ्यूजन हो जाती है किसकी, वर्टिब्रल जॉइंट की। अब ऐसी डिजीज जिसका काज हो कि इमोबिलिटी यानी हरकत नहीं होती, और उसके साथ साथ फ्यूजन हो जाती किसकी, वर्टिब्रल जॉइंट्स की, उसको क्या कहेंगे, स्पोंडाइलोसिस, ठीक है। स्पोंडाइलोसिस के अंदर इमोबिलिटी हो जाती है और उसके साथ साथ फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट हो जाता है। अब सियाटिका, अब नेक्स्ट वन है सियाटिका। इट इज द करेक्टराइज्ड बाय स्टेबिंग पेन। अब ये करेक्टराइज होती है किसके साथ, स्टेबिंग पेन के साथ, रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ सियाटिक नर्व। अब स्टेबिंग पेन कौन सी होती है कि जब इंजेक्शन वगैरह गलत लगता है उसके नतीजे में हिप्स में क्या बहुत ज्यादा स्फीयर पेन आ जाती है,
उसको क्या कहेंगे, स्टेपिंग पेन। याद रखें स्टेपिंग पेन क्या है, गलत इंजेक्शन की वजह से हिप्स के अंदर बहुत ज्यादा पेन होती है, उसको स्टेपिंग पेन कहेंगे। अब ये स्टेपिंग पेन रेडिएट होती है ओवर द कोर्स ऑफ सियाटिक नर्व। किधर से रेडिएट होगी, सियाटिक नर्व, यानी सियाटिक नर्व के अंदर गलत इंजेक्शन लग चुका है तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होगी, उसको स्टेपिंग पेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सियाटिका। इट रिजल्ट ड्यू टू द इंजरी ऑफ प्रोक्सिमल सियाटिक नर्व। अब इसके अंदर प्रोक्सिमल सियाटिक नर्व के अंदर इंजरी आ चुकी है। अब ये कैसे फॉलो करेगी, देखें, विच माइट फॉलो ए फॉल, a herniated disc or improper administration of an injection into the buttock। ठीक है, अब ये फॉलो होगी किसके साथ, herniated disc के साथ। ठीक है, इसमें हो सकता है कि डिस्क भी क्या है, जो डिस्क स्लिप वो भी क्या है, चेंज हो सकती है। ठीक है, यानी herniated डिस्क होती है क्या है, चेंज, डिस्क की वजह से झटका लग सकता है। और उसके साथ साथ ये क्या हो सकता है कि इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन इम्प्रॉपर लग जाता है किसके अंदर, इनटू द बटक। ठीक है, बटक क्या है, आपके हिप्स वाला पोर्शन, जो हिप्स वाला पोर्शन होता है उसको बटक कहते हैं। अगर उसके अंदर इम्प्रॉपर इंजेक्शन लग जाए, यानी प्रॉपर जगह पर नहीं लगता, वो इंजेक्शन किसके अंदर लग सकता है, सियाटिक नर्व के अंदर। ठीक है, नर्व के अंदर, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्वेयर पेन होती है, जिसको क्या स्टेपिंग पेन कहेंगे। ये किस में हो रही है, सियाटिका के अंदर। दिस में रिजल्ट इन ए नंबर ऑफ लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट। अब इसके अंदर इम्पेयरमेंट हो जाती है नंबर ऑफ लोअर लिम्ब की, डिपेंडिंग ऑन द प्रिसाइज नर्व रूट इंजरी। और उसके साथ साथ ये किस पर डिपेंड कर रही है कि इसके अंदर नर्व रूट के अंदर इंजरी आ जा सकती है। अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि लोअर लिम्ब क्या इम्पेयरमेंट हो जाती है। ठीक है, अब ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, प्रिसाइज नर्व रूट इंजर्ड, यानी प्रिसाइज जो नर्व रूट थी वो इंजर हो चुकी है, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब क्या हो चुका है, इम्पेयरमेंट हो चुका है। ठीक है, लोअर लिम्ब की क्या इम्पेयरमेंट हो चुकी है। अब व्हेन sciatica nerve is completely transected the leg, अब sciatica क्या है, अगर मुकम्मल तौर पर ट्रांसवर्स हो चुकी है, यानी उसके अंदर इफेक्ट आ चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा, द लेग्स बिकम नियरली यूजलेस। अब ये जो लेग्स हैं ये क्या हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी। दे कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड, अब ये जो फ्लेक्स नहीं हो जाएंगे, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। एंड ऑल फुट एंकल मूवमेंट इज लॉस्ट, और जो तमाम फुट पाँव की जो एंकल टुकनों की क्या है मूवमेंट क्या है, वो क्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमने तमाम बातें की हैं इसके अंदर डिस्कस की गई हैं, ये आपका बटॉक पोर्शन है। ठीक है, इसमें स्टेपिंग पेन हो रही है। ठीक है, अब स्टेपिंग पेन तब होगी जब क्या है, इम्प्रॉपर इंजेक्शन क्या है, सियाटिका नर्व के अंदर लग जाएगा। ये सियाटिका नर्व है। ठीक है, ये देखें, ये सियाटिका नर्व है। जब सियाटिका नर्व के अंदर इम्प्रॉपर क्या है इंजेक्शन लग जाएगा, तो उसके नतीजे में कि सियाटिका नर्व कम्प्लीटली ट्रांसेक्टेड हो सकती है। तो इसकी वजह से जो लेग्स हैं वो यूजलेस हो जाएंगी, और उसके साथ साथ कि इन लेग्स के अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, और फुट एंकल मूवमेंट इज लॉस्ट, और जो फुट और उसके साथ साथ टुकनों की जो है मूवमेंट वो लॉस्ट हो जाएगी। यानी गलत इंजेक्शन सियाटिक नर्व के अंदर लगने के बाद ये क्या है कि बंदे की टांगे, फुट और उसके साथ साथ एंकल ये क्या लॉस्ट हो जाते हैं, यानी प्रॉपर काम करना छोड़ देते हैं। इसको क्या कहेंगे, सियाटिका। अब इसकी रिकवरी कैसे पॉसिबल है, रिकवरी फ्रॉम सियाटिका इंजरी इज यूजुअली स्लो एंड इनकम्प्लीट। अब इसकी जो रिकवरी है स्लो है और उसके साथ साथ इनकम्प्लीट है, यानी इसका प्रॉपर क्या है अभी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अब आगे है आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेटरी या डीजेनरेटिव डिजीज दैट डैमेज जॉइंट्स। अब आर्थराइटिस क्या है कि इन्फ्लेमेशन आ जाएगी और उसके साथ साथ डीजेनरेट कर देगी। इन्फ्लेमेशन और डीजेनरेटिव डिजीज है किस जगह पर, जॉइंट्स के ऊपर। यानी जॉइंट्स के ऊपर अगर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी और वो जॉइंट क्या है खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, आर्थराइटिस। इट रिजल्ट इन पेन। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, दर्द होगा, स्टिफनेस, यानी उस जगह पर उस जॉइंट पर सख्त हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगी, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट, और उसके साथ साथ जॉइंट क्या है स्वेल कर जाएंगे। acute form of arthritis usually result from bacterial invasion। अब acute form यानी शदीद मोहलक जो फॉर्म है आर्थराइटिस की, वो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, वो रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्वेजन, यानी वो किसके रिजल्ट की वजह से हो सकती है, बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से, एंड आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। अब बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से एक्यूट आर्थराइटिस हो सकती है, और इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, एंटीबायोटिक के जरिए। ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन लें तो उसकी वजह से क्या है, वो बैक्टीरिया को किल करेंगे, तो ये एक्यूट आर्थराइटिस क्या है नॉर्मल हो जाएगी। द मेम्ब्रेन लाइनिंग द, अब
इसके अंदर मेम्ब्रेन लाइनिंग द जॉइंट थिकनेस फ्लूइड प्रोडक्शन इज डिक्रीज। अब इसके अंदर मेम्ब्रेन, जो हड्डियों के ऊपर मेम्ब्रेन होगी, लाइनिंग द जॉइंट थिकनेस, और जॉइंट के ऊपर जो थिकनेस है वो भी क्या है, कम हो जाएगी। यानी जॉइंट के ऊपर मेम्ब्रेन और उसके लाइनिंग ऑफ द जॉइंट थिकनेस वो भी कम हो जाएगी। फ्लूइड प्रोडक्शन, और उसके साथ साथ फ्लूइड प्रोडक्शन भी क्या है, डिक्रीज हो जाएंगी। यानी मेम्ब्रेन लाइनिंग द जॉइंट थिकनेस और फ्लूइड प्रोडक्शन ये क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे। किसके ऊपर, जॉइंट के ऊपर। विच कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन, जिसकी वजह से मसलसल क्या है, नतीजतन क्या होगा कि फ्रिक्शन होगी। अब जॉइंट्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाते रहेंगे, वो खत्म होते रहेंगे, उसकी वजह से सोजन आती रहेंगी। ये किसके किसकी सिम्टम्स में आ रहा है कि आर्थराइटिस में। अब देखें, क्रोनिक आर्थराइटिस इंक्लूड ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्रोनिक आर्थराइटिस में क्या क्या आ सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमाटॉइड आर्थराइटिस एंड गॉइटी आर्थराइटिस। ठीक है, रीमा आर्थराइटिस के अंदर भी क्या है कि जॉइंट्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। गॉइटी ये गंटिया की बीमारी है, गॉइटी आर्थराइटिस गंटिया की बीमारी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था आर्थराइटिस। आज का हमारा लेक्चर इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू।